औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2022 के सैलाब में पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ और 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हुए। ये तादाद पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज़्यादा है। ये तादाद पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज़्यादा है। ये जो सैलाब अभी पाकिस्तान में हम देखें, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्लड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इससे हम पाकिस्तान के जो फेलियर्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने इससे कौन कौन से सबक हासिल किए हैं वो देखेंगे, और फ्यूचर स्ट्रेटजीज यानी जो कौन सी नई प्लानिंग ज़रूरी है, स्ट्रेटजी कौन से तो फ्यूचर में स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि फ्लड मैनेजमेंट को बेहतर से हल की मसले को बेहतर हल किया जा सके। तो अभी पहले तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वीडियो ये होगा हमारा कि हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। उसके बाद देखें कोर काजेज ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान के कौन कौन सी कोर काजेज हैं जो पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं। मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन पाकिस्तान को देखेंगे कि प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान पर कौन कौन से इम्पैक्ट्स आते हैं बड़े। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान की फेलियर्स ऑफ फ्लड मैनेजमेंट क्या क्या हैं। तो जब फेलियर्स हमें समझ आ जाएंगे फिर उसमें से हम उसको उसके लेसन से सीखेंगे कि लेसन लर्न उसमें से सीखेंगे, फिर उनको हम इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। फ्यूचर स्ट्रेटजी उन्हीं में से जो सबक सीखेंगे उन्हीं में से हम कुछ निकाल के फ्यूचर स्ट्रेटजीज बना देंगे ताकि फ्लड मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से हल किया जा सके। उसके बाद होगा हमारा क्रिटिकल एनालिसिस, क्या जो स्ट्रेटजीज होंगी वो कितना हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जो हमारे डालनस ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं और जो टॉपिक्स को इन डिटेल तैयार करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में फ्लड मैनेजमेंट क्या होती है वो बताऊंगा, उसके बेसिक तरीके क्या होते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद जो काजेज हैं वो बताऊंगा, सिर्फ काज नहीं बताऊंगा बल्कि उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सिंपल ज़बान में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और जो मैं आपको हेडिंग दूंगा वो सिंपल जो होगी वो आप पेपर में सीधे लिखेंगे, और वो क्या है एग्जामिनर फ्रेंडली है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एग्जामिनर को पूरी आपका पैराग्राफ में पढ़ेगा, हेडिंग से समझ जाएगा कि आप उसमें क्या कुछ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और उसके साथ मैं आपको फ्रेश फैक्ट्स एंड फिगर दूंगा। जो आप अपने फैक्ट फिगर रजिस्टर बनाते हैं उससे बेहतर है कि आप मेरी वीडियो देखें और इस फ्लड मैनेजमेंट के बारे में जो रिसेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं, कोटेशन हैं, वो आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो को हम कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि आपने जब भी ऐसे लिखना है या 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना है सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन की समरी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। माहौलियाती क्लाइमेट चेंज सरहदों को नहीं मानती, ये किसी कौम को रियायत नहीं देती। क्लाइमेट चेंज सरहदों को नहीं मानती, ये किसी कौम को रियायत नहीं देती। ये किसने कहा था? ये यूनाइटेड नेशन के एक्स सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा था। कोटेशन होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स दे दिए ताकि आपको इंट्रोडक्शन याद करने में आसानी हो। पहले फ्लड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। तो प्रोटेक्ट लाइव्स, लाइफ स्टॉक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में फ्लड मैनेजमेंट की अहमियत इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बराह रास्त इंसानी जानों, अवामी रोज़गार और मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर के
से तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी हुई है। हर बड़े सैलाब में हज़ारों अफराद अपनी ज़िंदगियों और अमलाक से, यानी जो उनके जो वो अमलाक होती हैं, माल से महरूम हो जाते हैं। लिहाजा प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट, रिकरेंट मॉनसून एंड ग्लेशियर फ्लड्स। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़या है जहां मॉनसून की बारिशें और पहाड़ों में मौजूद बर्फी तोदे बार बार सैलाबी कैफियत पैदा करते हैं। ट्रेंड, स्ट्रॉन्गर मॉनसून रेंज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज ने खतरात को कई गुना बढ़ा दिया, यानी ट्रेंड है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मॉनसून की बारिशें अब ज़्यादा ताकतवर और गैर मुतवक्का हो चुकी हैं, जिसके नतीजों में सैलाबों की शिद्दत और असरात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। वल्नरेबिलिटी, हाई पॉपुलेशन एंड लो प्रिपेयर्डनेस। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, कमज़ोर मनसूबाबंदी और नाकाफी तैयारी इस खतरे को मजीद बढ़ा देती है। वल्नरेबिलिटी दी है उसके, वो क्या कहते हैं, कमज़ोरी होना, उसकी मेन कमज़ोरी। उसके बाद है एम। तो फ्लड मैनेजमेंट का जो आज के लेक्चर का जो हमारा एम होगा एनालाइज फेलियर्स, एक्सट्रैक्ट लेसन एंड प्रपोज स्ट्रेटजीज। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ नुकसानात गिनवाना, यानी इस क्वेश्चन का जवाब, जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें आप बताएंगे कि आज के क्वेश्चन का मकसद सिर्फ नुकसानात गिनवाना नहीं, बल्कि माज़े की नाकामियों का तजिया, उनसे हासिल होने वाले लेसन का जायजा और आइंदा के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज पेश करना जो पाकिस्तान को एक महफूज और पायदार मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकें। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। पहले दो इसके वो हैं, स्ट्रक्चर फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स और नॉन स्ट्रक्चरल फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो पाकिस्तान में डैम्स और बांध बनाने की पॉलिसी अक्सर मुतनाज़िर रही है। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद हर बड़ा सैलाब में नुकसानात बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चर टेक्निक्स कौन सी है, और नॉन स्ट्रक्चर टेक्निक्स और स्ट्रक्चर टेक्निक्स। पहली जो है स्ट्रक्चर टेक्निक्स है वो है डैम एंड रिजर्व फ्लो रेगुलेशंस। डैम्स और रिजर्वेयर यानी जो पानी ज़खायर सैलाबी रेलों को रोकने और पानी को कंट्रोल करने का बुनियादी जरिया समझे जाते हैं। ये बिजली की पैदावार और ज़रूरी आपाशी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम पाकिस्तान में इनफ देखभाल और सियासी इन ढांचों की मौसर कारकर्दगी को महदूद कर देते हैं। दूसरा जो तकनीक है वो है एम्बैंकमेंट्स एंड लीव्स अलोंग रिवर बैंक्स। दरियाओं के किनारों पर बंद बनाना, एम्बैंकमेंट्स और हिफाजती लीव्स शराबी रेले रोकने का रवायती यानी स्ट्रक्चर तरीका है, मगर पाकिस्तान में ये अमूमन गैर मियारी तामीर और करप्शन के नज़र हो जाते हैं। नतीजा ये है कि शदीद बारिशों के वक्त बांध टूट जाते हैं और नुकसानात कई गुना बढ़ जाते हैं। उसके बाद है फ्लड डाइवर्जन चैनल एंड स्पिलवेज टू रिडायरेक्ट फ्लोज। सैलाबी पानी को कम नुकसानदार रास्तों की तरफ मोड़ने के लिए डाइवर्जन चैनल और स्पिलवेज बनाए जाते हैं। यह तकनीक शहरी और ज़रूरी इलाकों को बचाने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये मंसूबे या तो महदूद हैं या फिर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के सियासत में फंसे रहते हैं। यानी फ्लड डाइवर्जन के लिए कोई तरीके वो बनाते नहीं, वो कहता है कि ये हमारा रिवर हमारा पानी चोरी कर रहे हैं, ये हमारा पानी, पंजाब कहता है कि हमारे पास पानी कम आता है, उसने कहता है ये हमारा डाइवर्जन के जरिए हमारा पानी चोरी कर रहे हैं। इस किस्म की सियासत के तहत ये कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद चौथा जो है वो है अर्बन ड्रेनेज नेटवर्क एंड रिटेंशन बेसन। शहरी इलाकों में ड्रेनेज की जदीद निज़ाम और रिटेंशन बेसन बारिश के पानी को मौसर तरीके से जज़ब करते हैं। रिटेंशन बेसन वो होते हैं जहाँ पानी को यानी ओवरफ्लो होने की वजह से बारिश का पानी स्टोर कर ले जाता है।
कराची और लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा होना इस बात का सबूत है कि ड्रेनेज के निज़ाम पर तवज्जो नहीं दी गई। जदीद शहरियों के लिए ये तकनीक बहुत ही ज़रूरी है, यानी अर्बन ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। कराची में जो लाहौर में रहता है, ये इसकी शो करता है कि इस पर गौर नहीं किया गया, तवज्जो नहीं दी गई। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। कराची लॉस्ट 1.6 बिलियन इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू अर्बन फ्लडिंग इन 2022। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन स्ट्रक्चर टेक्निक्स। तो सबसे पहली जो है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड फोरकास्टिंग नेटवर्क। सैलाब से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बर वक्त एग्जिट और नुकसान कम करने में मदद देता है। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद ये इंस्टीट्यूशनल डिसकोऑर्डिनेशन यानी हम आहंगी से ये निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। यानी डिफरेंट किस्म जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन लिमिटेड है, जिसके वजह से वार्निंग आवाम तक बर वक्त नहीं पहुंचती। दूसरा पॉइंट है फ्लड प्लेन जोनिंग एंड लैंड यूज रेगुलेशंस। फ्लड प्लेन जोनिंग इस बात को यकीनी बनाती है कि दरियाओं की करीब एहसास इलाकों में तमीरात महदूद नहीं है, यानी जहाँ एक्सपेक्टेड है कि बारिश सैलाब यहाँ तक आ सकता है, तो वहाँ तक वो कहते हैं कि वहाँ जो है तमीरात लिमिटेड रहती हैं, कि वहाँ नहीं बनाने, वो बिल्डिंग नहीं बनाने देते। पाकिस्तान में ज़मीन के गलत इस्तेमाल और रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ना होने से बस्तियाँ सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। ये मसला करप्शन और कमज़ोर हुक्मरानी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कम्युनिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स। कम्युनिटी यानी जो आबादियाँ हैं की तैयारी और आगाही सैलाब के नुकसान कम करने का सबसे मौसर और नॉन स्ट्रक्चरल तकनीक है। अगर मकामी अफराद को ड्रिल्स यानी मशकें, ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्लानिंग सिखा दी जाए तो बड़े पैमाने पर जानी नुकसान रोका जा सकता है, और पाकिस्तान में ये अभी एक्सपेक्ट अभी कमज़ोर है। उसके बाद है फ्लड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल रिस्क ट्रांसफर। फ्लड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल रिस्क ट्रांसफर। फ्लड इंश्योरेंस और फाइनेंशियल रिस्क ट्रांसफ़र का मकसद मुतवस्सा लोगों को फौरी माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट अभी महदूद है और ज़्यादातर मुतासरीन को स्टेट या ग्लोबल एड पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस शोबे की एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। ओनली 1% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड आर covered by the flood related insurance. Only 1% of Pakistani households are covered by flood related insurance. और ये फैक्ट कौन दे रहा है? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है फैक्ट। तो अभी हमने देख ली फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। 4 हमने स्ट्रक्चर टेक्निक्स बताती हैं और 4 नॉन स्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज बता दी हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कोर काजेज ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सैलाबी आफात कम, पाकिस्तान में फ्लड कुदरती आफात कम और इंसानी नाकामी ज़्यादा हैं। कि पाकिस्तान में जो सैलाब आता है वो नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि ह्यूमन की नाकामी, फेलियर ज़्यादा लगता है। तो इसमें सबसे पहले कोर काज देख लेते हैं। इंटेंसिफाइड मॉनसून रेन्स एंड एक्सट्रीम इवेंट्स। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की बहस मॉनसून की बारिशें गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। बारिशों का पैटर्न अनएक्सपेक्टेड हो गया है और एक वक्त में ज़्यादा बारिश बड़े पैमाने पर सैलाबी कैफियत पैदा करती है। ये रुझान आइंदा बरसों में मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। इसका फैक्ट नोट कर लें। Pakistan received 190% above average rainfall in August 2022। उसके बाद
एक्सेलरेटेड ग्लेशियर मेल्ट रेजिंग बेसन फ्लो। कोहे हिमालय और कोहे कराकरम के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके बायस दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल न सिर्फ सैलाबी खतरा है बल्कि मुस्तकबिल में पानी के बहरान की निशानदेही भी करता है, क्योंकि ग्लेशियर मिल जाए वो है गर्मियों में पिघलते नॉर्मल पिघलते रहते हैं, तो वो हमारा पानी दरियाओं में रहता है। अगर बहुत ज़्यादा पिघलेंगे तो पाकिस्तान की जो ग्लेशियर फॉर्म में स्टोरेज है वो भी कम हो जाएगी। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान होस्ट यानी रखता है 7000 प्लस ग्लेशियर्स, लूजिंग आइस मास एट 0.6 मीटर पर ईयर। ये किसकी रिपोर्ट है? यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूएनईपी। उसके बाद है पावर वाटर शेड मैनेजमेंट अपस्ट्रीम एंड डिफॉरेस्टेशन। जंगलात की कटाई और पावर वाटर शेड मैनेजमेंट के बायस पहाड़ी इलाकों में पानी रोकने की सलाहियत कम है। नतीजा यह है कि बारिश का पानी सीधा तूफानी रेले बनकर निचले इलाकों में आता है, जिससे तबाही के इम्कानात यानी चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि फ्रस्ट्रेशन ना होने की वजह से इसी वजह फ्लड आता है। रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ब्लॉकिंग नेचुरल ड्रेनेज। पाकिस्तान के बड़े शहरों में रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और तजावुजात ने कुदरती नालों को बंद कर दिया है। कराची और लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा होना इस बात का सबूत है कि शहरी मनसूबाबंदी में सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज किया गया है। कि जब पानी का जमा होना इस बात का सबूत है कि अर्बन प्लानिंग में सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज किया गया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। 70% ऑफ कराची स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स इनक्रोच्ड यानी कब्जा माफिया ने कब्जा किया बाय इलीगल हाउसिंग। 70% ऑफ कराची स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज इनक्रोच बाय इलीगल हाउसिंग्स। तो इसका कौन फैक्ट दे रहा है? ये एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है। उसके बाद है वीक मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स एंड एम्बैंकमेंट्स। पाकिस्तान में सैलाबी बंद नाले और ड्रेनेज सिस्टम्स की देखभाल ना होने के बराबर है। बजट की कमी और करप्शन के बायस ये ढांचे वक्त पर मुरम्मत नहीं होते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बारिश या रिले के वक्त ये फौरन टूट जाते हैं। तो इसके बारे में आप कोड नोट कर लें। फैक्ट नहीं देता है, जब आपको मैं कोड देता हूं। मेंटेनेंस इज इनविजिबल। मेंटेनेंस इज इनविजिबल अंटिल डिजास्टर स्ट्राइक्स। और ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अभी हम चलते हैं अपने मेजर इंपैक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि हुक्मरानी की नाकामी है अलामत समझा जाता है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो है लॉस ऑफ लाइव्स एंड लार्जर डिस्प्लेसमेंट। सैलाब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंसानी जानों को नुकसान करते हैं और लाखों अफराद को बेघर कर देते हैं। मुतासिरीन आर्जी कैंपों में इन ह्यूमन हालात का शिकार रहते हैं। इस अमल से न सिर्फ इंसानी हकूक पामाल होते हैं बल्कि सोशल क्राइसिस भी पैदा होते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। 2022 के सैलाब ने 33 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस किया और इसमें जो अमवात थी वो थी 1739। और ये फैक्ट कौन दे रहा है? कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2023 की रिपोर्ट है। तो सेवर्स डैमेज टू एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। पाकिस्तान की मशरक़ का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर इन्हिसार करता है। सैलाब के दौरान लाखों एकड़ फसलें तबाह हो जाती हैं और लाखों मवेशी हलाक हो जाते हैं।
इसके नतीजे में खुराक की कमी, महंगाई और किसानों के माशी हालात मजीद खराब हो जाते हैं। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। 4.4 मिलियन एकर्स ऑफ क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड इन 2022 फ्लड्स। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ होम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक यूटिलिटीज। सैलाबी रेले घरों, सड़कों, पुलों और पब्लिक यूटिलिटीज को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही न सिर्फ मुतासर लोगों की मुश्किलात बढ़ाती है, बल्कि रिस्टोरेशन का अमल भी सुस्त और महंगा हो जाता है। तालीम और सेहत की सहूलियात भी बुरी तरह मुतासिर होती हैं। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। ओवर 2 मिलियन होम्स डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान 2022 फ्लड्स। और ये कौन कह रहा है? यूएनडीपी कह रही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2023 की रिपोर्ट है। उसके बाद है मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस एंड रीबिल्डिंग कॉस्ट। सैलाब पाकिस्तान की मैशत पर बराह रास्त असर डालते हैं। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, ज़रूरी नुकसानात और बेघर अफराद की बहाली पर अरबों डॉलर्स खर्च करना पड़ते हैं। ये अमल फाइनेंशियल डेफिसिट और बैरूनी कर्जों में इजाफे का सबब बनता है। तो इसके बारे में कोड नोट कर लें। फ्लड्स इन पाकिस्तान हैव बिकम फिस्कल सुनामीज। और ये कौन कह रहा है? ये इकोनॉमिक्स मैगजीन कह रहा है। उसके बाद है आउटब्रेक्स ऑफ कॉलरा एंड वाटरबॉर्न डिजीज। सैलाब के बाद आलूदा पानी और नाकिस सफाई के बहस हैजा, डायरिया और दीगर वबाई बीमारियां फैलती हैं। बच्चों और ख़वातीन पर इसके असर सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। सेहत के निज़ाम पर बोझ बढ़ने से हलाकतों और इंसानी तकलीफ में भी इजाफा होता है। ये हो गए आपके मेजर इम्पैक्ट्स। अभी हम मूव करते हैं कि फेलियर ऑफ फ्लड मैनेजमेंट के। पाकिस्तान में फ्लड मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है। तो फिर मैनेजमेंट में कहाँ की फेलियर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो की फेलियर है वो है वीक अर्ली वार्निंग कवरेज एंड डिसेमिनेशन, जिसमें फैलाने, आवाम को ऐलान करना, इंफॉर्मेशन का फैलाना। पाकिस्तान में इब्तदाई अर्ली वार्निंग सिस्टम कागजों तक महदूद हैं। दूर दराज इलाकों तक वक्त पर मालूमात नहीं पहुंचती, जिससे जानी और माली नुकसान बढ़ जाते हैं। तो इसका पहला हो गया। दूसरी पॉइंट है पोवर अर्बन प्लानिंग इन फ्लड प्रोन एरियाज। पाकिस्तान के बड़े शहरों में नालों और कुदरती रास्तों पर कब्जे आम हैं। कराची और लाहौर में बारिश का पानी रुकने की बड़ी वजह गैर कानूनी तामीरात और नाकिस शहरी पोवर अर्बन प्लानिंग है। ये पोवर एडमिनिस्ट्रेशन पोवर अर्बन प्लानिंग सैलाब को बढ़ा देती है। उसके बाद तीसरी वह नेग्लेक्टेड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। डैम, बैराज और बंदों पर अरबों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन मरम्मत पर तवज्जो नहीं दी जाती। नतीजा ये कि निकलता है कि थोड़ा सा दबाव बर्दाश्त न कर पाने के वैसे खुद तबाही का जरिया बनते हैं। कि अरबों रुपए लगा देते हैं डैम्स, बैराज वगैरह बनने पर, लेकिन इनकी प्रॉपर हर साल मेंटेनेंस नहीं करते। जैसे वो कहता है कि एक कतरा भी टिप टिप करता रहे तो वो पत्थर तोड़ देता, तो ये तो फिर पानी में खड़े रहते हैं, वो इम्पैक्ट करता रहता पानी। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। वापडा ऑडिट 2023 फाउंड 40% एम्बैंक्समेंट्स लेक मेंटेनेंस रिकॉर्ड। उसके बाद है फ्रैगमेंटेड इंस्टीट्यूशन विद अनक्लियर रूल्स। फ्लड मैनेजमेंट में मुतअद्दिद इदारे काम करते हैं,
लेकिन इनके किरदार वाज़िया नहीं है। फॉर एग्जांपल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मेट्रोलॉजी, इरिगेशन एंड प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, और ये चारों इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं और अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। इसके बहस फैसला साजी में तखीर और वसाइल ज़ाया होते हैं। उसके बाद है इनसफिशिएंट डाटा मैपिंग एंड हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क। पाकिस्तान में जदीद फ्लड मैपिंग और रियल टाइम डाटा का फुकदान है। ना सिर्फ पानी के बहाव के दुरुस्त अंदाजे नहीं लगते, बल्कि मकामी सतह पर रिस्क असेसमेंट भी कमज़ोर है और लोकल सतह पर भी रिस्क असेसमेंट भी कमज़ोर है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, ओनली 23 आउट ऑफ 160 हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन इन पाकिस्तान आर डिजिटल, यानी 160 में से 23 जो हैं हाइड्रोलॉजिकल स्टेशंस डिजिटल हैं। और ये फैक्ट किसने दिया है? ये फैक्ट दिया है वर्ल्ड बैंक ने। उसके बाद है इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग एंड स्लो डिजास्टर रिस्पॉन्स। सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार रहती हैं क्योंकि फंड्स ताखीर से जारी होते हैं। मुतासरीन कई दिन तक खुराक और रियायत से महरूम रहते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बजाय सिर्फ इमरजेंसी इमदाद पर इन्हसार किया जाता है। ये तो होगा कि फेलियर्स ऑफ फ्लड मैनेजमेंट। अभी हम मूव करते हैं कि पाकिस्तान ने इन जो फ्लड 2022 के जो फ्लड्स आए थे उनमें से क्या कुछ सीखा है। तो सबसे पहला जो उन्होंने, पाकिस्तान में हर बड़े सैलाब के बाद यही कहा जाता है कि सबक सीख लिया गया, मगर हकीकत ये है कि पॉलिसी रिपोर्ट्स तो तैयार होती हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बहस नुकसान मजीद बढ़ जाते हैं। ये कागजी सबक है, प्रैक्टिकल नहीं है। यानी ये सिर्फ सबक कहते हैं कि हमने सीखा, लेकिन सीखा कुछ नहीं है। पहला है इन्वेस्ट इन नेशन वाइड रिलायबली अर्ली वार्निंग। सैलाबी तबाही से बचाव के लिए सबसे पहले सबक ये है कि कौमी सतह पर एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाए। शहरी और देहाती इलाकों में यकसा रसाई हो ताकि हर घर बर वक्त इतला हासिल करे, पूरी शहरी देहाती इलाकों में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। ये हमने सबक सीखा है। नंबर 2 है मेंटेन एंड अपग्रेड ड्रेनेज एंड एम्बार्कमेंट्स। पाकिस्तान में ड्रेनेज सिस्टम और बंद बैंक्स कहते हैं बंद अक्सर तबाही के वक्त बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते। सबक ये है कि इनकी बाकायदा मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन लाजमी है, वरना हर बार मुरम्मत पर ज़्यादा खर्च होगा और जानो माल के नुकसान बढ़ेंगे। उसके बाद इन्फोर्स फूड प्लेन जोनिंग एंड रीलोकेशन पॉलिसीज। सैलाबी इलाकों में गैर कानूनी तमीरात सबसे बड़ा खतरा हैं। सख्त जोनिंग कवानीन और मुतासर लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकली इस सबक का बुनियादी हिस्सा है, वरना हर साल शहरी और ज़मीन तबाही का शिकार होती रहेंगी। नंबर 4 है स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी। फ्लड मैनेजमेंट में एक बड़ा सबक ये है कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन और ट्रांसपेरेंट ड्यूटीज क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो अबहाम हैं और इल्ज़ाम तलाशी की बजाय वाज़िया जिम्मेदारियों से बर वक्त फैसले और वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल मुमकिन हो सके। उसके बाद नंबर 5 हुआ प्रायोरिटाइज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल कैपेसिटीज। अवाम की शमूलियत के बगैर सैलाबी इंतज़ाम नामुकम्मल रहता है। गांव, कस्बे और मकामी इदारे अगर ट्रेनिंग और मशकों में शामिल हों तो बर वक्त रद्द अमल मुमकिन है। ये सबक दुनिया के कामयाब मॉडल में भी साबित है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक कम है। तो अभी हम देखते हैं कि हमने पहले वो कहते हैं कि काजेज देख ली, फिर उसके इम्पैक्ट्स देख लिए, फिर उसको पाकिस्तान की फ्लड मैनेजमेंट में जो की फेलियर हैं वो देख लिए। अब उनमें से हमने कौन से सबक सीखे हैं वो देख लिए हैं। इनको देखने के बाद हम ये मूव करते हैं कि फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या हैं।
फ्यूचर स्टेजेस देखते हैं। पाकिस्तान में फ्लड मैनेजमेंट हमेशा वक्ती मुरम्मत और इमदादी पैकेज तक महदूद रही है, जबकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुसलसल नज़रअंदाज होती रही है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म, वो होते हैं जो हम 0 से 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं फ्यूचर में। हमें कौन कौन से स्टेप करने चाहिए? सबसे पहला है रैपिड स्केल अप ऑफ अर्ली डेसिमेशन चैनल्स, रैपिड स्केल अप ऑफ वार्निंग डेसिमेशन चैनल्स। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग में सबसे पहले कदम वार्निंग सिस्टम को तेज और आम आवाम तक काबिल एक्सेस यानी रसाई बनाना है। मोबाइल, SMS, रेडियो और कम्युनिटी चैनल्स के जरिए बर वक्त इतलात से जाने और एहसास से बचाए जा सकते हैं। नंबर 2 है इमरजेंसी मेंटेनेंस ऑफ ड्रेन्स एंड एम्बार्कमेंट, ड्रेन सिस्टम और एम्बार्कमेंट जो बंद हैं, ढांचों की फौरी मुरम्मत सैलाबी तबाही रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बंद होते हैं, बंद नालों और बैराजों की मुरम्मत अगर वक्त पर ना की जाए तो छोटे सैलाब भी बड़े एक्सीडेंट में बदल जाते हैं। शॉर्ट टर्म जो कहते हैं प्लानिंग में ये मरकजी अंसर है। उसके बाद है मिड टर्म होते हैं, वो गोल होते हैं जो हम 2 से 5 सालों में हासिल अचीव कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो है वो है नेशन वाइड फूड प्लान मैपिंग एंड हैजर्ड जोनिंग। पाकिस्तान में फ्लड प्लेन जोनिंग पर इम्प्लीमेंटेशन न होने से हर साल अरबों रुपए के नुकसान होते हैं। आइंदा प्लानिंग में ये होना चाहिए कि मुल्क नेशन वाइड मैपिंग और खतरे के इलाकों को कानूनन ममनू करार दिया जाए ताकि गैर कानूनी तमीरात को रोका जा सके। यानी जो फ्लड प्लेन होगा उसमें गैर कोई कॉलोनी नहीं कटेगी, कोई प्लाजा नहीं बनेगा और गैर कानूनी उसमें कोई भी बिल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेडली उसमें से पानी आने के चांसेस होते हैं। और दूसरा पॉइंट है वो है एस्टेब्लिश डेडिकेटेड फ्लड रेजिलियंस फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। उसके बाद फ्लड के डैमेजेस के बाद बैरूनी जो एक्सटर्नल एड पर इन्हिसार मुस्तकिल नाकामी है। मुस्तकबिल की प्लानिंग में एक मखसूस फंड बराए फ्लड रेजिलियंस बनाना होगा। फ्यूचर की प्लानिंग में एक मखसूस स्पेशल फंड बराए फ्लड रेजिलियंस बनाना होगा ताकि फौरी इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली लोग नेशनल जो मकामी वसाइल से मुमकिन हो सके। यानी ये जो हम इंतज़ार करते हैं कि फेडरल वो बजट इशू करेगा तो फिर कोई स्टेप होगा ताकि आम आवाम को सहूलत दी जा सके, या फ़ौरन एड आएगी तो फिर आवाम को हम देंगे सहूलियत। इसकी बजाय बल्कि एक ऐसा फंड तैयार किया जाए, उसको जमा करते हैं, खुदा जब फ्लड आएगा तो फिर वो पैसा वहाँ इस्तेमाल होगा। उसका होता है लॉन्ग टर्म स्टेजेस। लॉन्ग टर्म स्टेज में वो होते हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट जो 5 साल प्लस लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट वो है बिल्ट मल्टीपर्पज डैम्स एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन में बड़े डैम्स और ज़ख़ीरा मंसूबे बहुत ज़रूरी हैं। ये न सिर्फ सैलाबी पानी रोकेंगे बल्कि ज़रई आपाशी और तवानाई की ज़रूरत भी पूरी करेंगे। देर बाद तरक्की के लिए ये बड़े फैसले अहम हैं। देर बाद तरक्की के लिए ये प्रोजेक्ट्स इंतहाई अहम हैं। उसके बाद है लार्ज स्केल वाटरशेड रिस्टोरेशन एंड एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स। जंगलात की कटाई और नाकिस वाटरशेड मैनेजमेंट सैलाब को बढ़ा देते हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि वसी पैमाने पर शजरकारी यानी एफोरेस्टेशन की वाटरशेड की बहाली हो और मिट्टी के कटाव की रोकथाम की जाए ताकि पानी का बहाव दबाव में रहे, काबू में रहे। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान 10 बिलियन ट्री सुनामी जो 2018 से 2023 के दरमियान रही
रिड्यूस सोइल ओरिजिन बाय 25%। रिड्यूस सोइल ओरिजिन यानी जो जमीन का कटाव था वो 25% रोका था, जो 10 मिलियन ट्री सुनामी थी। तो अभी हम मूव करते हैं, हमने स्टेजेस देखे, अभी हम देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। सबसे पहले स्ट्रक्चर मेजर्स अलोन गिव फॉर सिक्योरिटी। स्ट्रक्चरल मेजर्स अलोन गिव फॉर सिक्योरिटी। डैम्स, बैराज और बंद वक्ती रिलीफ जरूर देते हैं, मगर जब इन पर इन्हिसार बढ़ जाए तो अवाम समझते हैं कि खतरा टल गया। ये झूठा एहसास मजीद नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि प्लानिंग की सतह पर नॉन स्ट्रक्चरल इकदाम नजरअंदाज हो जाते हैं। नंबर 2 है इंटरलॉकिंग गवर्नेंस फेलियर्स एंड टेक्निकल वीकनेसेस। फ्लड मैनेजमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं बल्कि गवर्नेंस की नाकामी का भी नतीजा है। इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी, डाटा की कमी और करप्शन तबाही को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये इस बात का सबूत है कि टेक्निकल टर्म्स अकेले काफ़ी नहीं हैं, कि टेक्निकल रिफॉर्म्स अकेले काफ़ी नहीं है, बल्कि जो करप्शन हो रही है या जो आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है और डेटा शेयरिंग की कमी है, उन पे भी काम किया जाए, इनको आपस में इंटरलॉक किया जाए। उसके बाद है वर्नेबल ग्रुप डिस्पोर्शनली बेयर फ्लड बर्डन्स। फ्लड मैनेजमेंट से ये हो गया है, सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले छोटे किसान, मजदूर और खवातीन हैं, जो अपने वसाइल से महरूम रहते हैं। इनकी बहाली के मौके कम होते हैं और इमदादी पैकेजेस भी देर से पहुंचते हैं, इससे गुर्बत मजीद बढ़ती है। नीड इंटीग्रेटेड, अडॉप्टेड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज। फ्लड मैनेजमेंट सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ एक हिकमत अमली काफ़ी नहीं, मुल्क को एक इंटीग्रेटेड निज़ाम चाहिए जिसमें वार्निंग, जोनिंग, कम्युनिटी इंक्लूसिविटी और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर सब शामिल हों। ये तो हो गया क्रिटिकल एनालिसिस कि हमने जो पिछले जो प्लान बताए उन पे कहाँ कमी है और वहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। अभी हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन जो होगा हमारा हमेशा बैलेंस होगा, यानी ना ये एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की जाएगा और ना एक्सट्रीम नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, और वे फॉरवर्ड होगा, यानी जो फ्यूचर में इसको मसले को हल करने के कितने चांसेस हैं वो भी बताएगा। तो सबसे पहला जो वो कहता है बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स। फ्लड मैनेजमेंट में सबसे अहम बात यह है कि सरमायाकारी सिर्फ स्ट्रक्चर एकदम जैसे डैम और बंदों तक महदूद ना हो, बल्कि नॉन स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन जैसे इब्तदाई वार्निंग, जोनिंग और कम्युनिटी आगाही पर भी यकसा तवज्जो दी जाए, कि दोनों में बैलेंस किया जाए, सिर्फ स्ट्रक्चर पे ना किया जाए बल्कि नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स पर भी अमल किया जाए, पर भी इन्वेस्टमेंट की जाए। नंबर 2 है प्योरिटाइज प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी इक्वली। फ्लड मैनेजमेंट में वो क्या कहता है कि तैयारी, क्विक रिस्पॉन्स और बाद बहाली तीनों मराहल को यकसा अहमियत देना ज़रूरी है। अगर सिर्फ रिएक्टिव या सिर्फ बहाली पर जोर दिया जाए तो ये पॉलिसी का तसलसल टूट जाता है और अगली आफत फिर से नुकसानदेह साबित होती है। उसके बाद है स्ट्रेंथन्स कम्युनिटी रोल्स एंड सोशल प्रोटेक्शंस। सैलाब से मुतासर इलाकों में मकामी कम्युनिटीज का किरदार बहुत अहम है। इनको तरबियत, आगाही और सोशल प्रोटेक्शन फराम करने से न सिर्फ जानी नुकसान कम किया जा सकता है बल्कि बहाली के अमल को भी तेज और मौसर बनाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि ये कंक्लूजन जो है ये आपने, मैं जिस पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना बल्कि आपने पैराग्राफ में लिखना है। और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको जो मैं साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपको कंक्लूजन लिखने में आसानी हो। पाकिस्तान को अब ये अहद करना हो, कमिट टू टाइम बाउंड मॉनिटर्ड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशंस। पाकिस्तान को अब ये अहद करना होगा कि सैलाबी फ्लड मैनेजमेंट सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि वक्त से बंदी हों, शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी हो।
ये मैनेजमेंट से ही मुस्तकबिल के खतरात को कम कर सकती है और पॉलिसी को नतीजा खेज बना सकती है। ये प्लानिंग या फ्लड मैनेजमेंट ही मुस्तकबिल के खतरात को कम कर सकती है और पॉलिसी को नतीजा खेज बना सकती है। तो अभी हम देख लेते हैं रैपिड फायर एमसीक्यू, जिससे आपके वो कहते हैं कि लेक्चर की रिवीजन हो जाएगी। जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो कहता है प्राइमरी सीजनल काज ऑफ पाकिस्तान फ्लड्स, के पाकिस्तान के जो प्राइमरी सीजनल काज हैं वो बताएं और इनके आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। दूसरा पॉइंट है बेस्ट नॉन स्ट्रक्चर प्रिवेंटिव मेजर। बेस्ट नॉन स्ट्रक्चरल प्रिवेंटिव मेजर मैंने 4 बताए, इनमें से आपने 2 बता दें। बेस्ट जो है वो बता दें और साथ एक ये भी बता दें जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। उसके बाद है मेन इंस्टीट्यूशनल फेलियर ऑफ्टन ऑब्जर्व, कि मेन इंस्टीट्यूशनल फेलियर कौन सा है जो अक्सर ऑब्जर्व किया गया है, कि आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, डाटा शेयरिंग कम है, या आप एक्सपर्ट नहीं है, या आपस करप्शन है। इनमें से कौन जो है फेलियर है वो आप बताएं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्योरिटी आफ्टर फ्लड वार्निंग इश्यूज, कि शॉर्ट टर्म प्योरिटी आफ्टर फ्लड वार्निंग इशूड, कि शॉर्ट टर्म कौन सी प्योरिटी को देते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेजर्स रिड्यूसिंग फ्लड पीक्स, कि कौन से जो है लॉन्ग टर्म मेजर है जो रिड्यूसिंग फ्लड पीक्स को कम कर सकता है। तो ये अभी मैंने बताए हैं कि शॉर्ट टर्म में बताए, आपको लॉन्ग टर्म में बताए और मिड टर्म में बताए हैं मेजर्स। तो आप जो है 2 मैंने बताए हैं शॉर्ट टर्म, उनमें से एक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जो फ्लड्स पीक को कम कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।